पीएमओ को लेके है, और यहाँ पे भी एक फंड आया था, दैट इज पीएम केयर फंड। अब पीएम केयर्स फंड के बारे में सभी ने सुन रखा था, पूरी डिटेलिंग पता थी नहीं थी अभी पता लग जाएगी, पर आप सभी ने इसके बारे में सुना था कोविड-19 के टाइम पे कि पैसे की कमी पड़ रही है, तो हम चाहते हैं कि सारे वॉलंटरली आगे आए और इस अकाउंट के अंदर पैसा डालें, इस फंड के अंदर पैसा डालें। दैट इज प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी एंड सिचुएशन फंड। ओके, तो इस फंड में अब देखो दिक्कत क्या आई, जब उस टाइम पे ये फंड आता है तो प्राइम मिनिस्टर को पहले लोगों ने ठीक ठाक पैसा दे दिया, अब चैरिटी के तौर पे कि कोविड-19 से तो पूरी कंट्री सफर कर रही है और हम चाहते हैं ये पेंडेमिक जल्दी से जल्दी खत्म होए। पर दिक्कत कब आई, जब लोगों ने पूछा पैसा तो दे दिया, अब जरा हमें बता तो दो आपने कलेक्शन कितनी करी है पैसे की। तो उस टाइम पे एक स्टेटमेंट आती है कि ये आरटीआई के दायरे में आता ही नहीं है, तो इसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन आई। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह आपने सुने होंगे कि हॉस्पिटल्स के लिए परचेजिंग करी गई। इसके बाद लगभग आप ज्यादा चीजें नहीं सुनोगे। हाँ, कोविड-19 की जो वैक्सीन थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को लगाई गई, पर वो जो फंड था कितना कलेक्ट हुआ था वो कहीं ना कहीं एम्बिगुअस रह जाता है, लोगों को उसकी क्लैरिटी नहीं हुई कि कितना पैसा इस अकाउंट के अंदर आया था। अभी लड़ाइयां चल रही थी हाउसेस के अंदर, आप सभी ने देखा, तभी किसी को याद आ गई पीएम केयर्स फंड, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पीएम केयर्स फंड को लेके ये सारी प्रॉब्लम हुई। अभी दोबारा से आपके सेशन होते हैं, पहले जैसे बजट सेशन, देन मॉनसून आता है, फिर विंटर सेशन आता है। अभी ठीक ठाक बहस चली हुई थी, कोई वंदे मातरम के पीछे लड़ा हुआ है कि 6 स्टैंजा क्यों गा दिए, 2 बोले थे, कोई पड़ा हुआ है इसमें सेक्युलर वैल्यू है, कोई बोल रहा है नहीं आपने हिंदू दैती को ऐड करा है, क्योंकि इंडिया ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रेडी कर लिया है ना, हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी आपको हर जगह पे मिल जाएगी, मशीन आपको रूरल एरिया तक मिल जाएगी, तो इसलिए आज के टाइम पे हम लड़ रहे हैं कि आपने कौन सा धर्म ऐड करा है, या फिर वो चीजें जो बोल दिया एक बारी की आरटीआई के दायरे में है नहीं तो उसके ऊपर लड़ाई चल रही है। अगलों ने बोल दिया आरटीआई के दायरे में आता ही नहीं है तो इसके ऊपर फाइट करके कोई फायदा नहीं है। कैसे बोला, कहां से ये इनको ऑटोनॉमी मिली कि ये ऐसा बोल सकते हैं? तो उसमें आते हैं आपके रूल्स ऑफ प्रोसीजर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या होता है? एक बुक है, ऐसे अज्यूम कर लो, जिसके दायरे में लोकसभा अपनी प्रोसीडिंग्स करेगी। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, किस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, वो सारी चीजें आपको कहां पे डिटेल में मिलती है? रूल ऑफ प्रोसीजर। और इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आज आप पढ़ोगे दैट इज सेक्शन नंबर 41। अब सबसे पहले पीएमओ ने लोकसभा सेक्रेटरीट को बोला कि ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 3 चीजों के ऊपर, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, दूसरा पीएमएनआरएफ दैट इज प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, देन एनडीएफ यानी कि नेशनल डिफेंस फंड। ये इनएडमिसिबल है लोकसभा के अंदर, आप इन तीनों कैटेगरीज के ऊपर कोई भी सवाल लोकसभा के अंदर नहीं पूछ सकते। पर ये बोला किस बेसिस के ऊपर? तो वहां से आता है रूल ऑफ प्रोसीजर। अच्छा, वो मैंने सरकेजम में बोला था कि सब कुछ बन गया, किसी को लगा तो नहीं बन गया, सच में बन गया? नहीं बना है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है कहाँ पे चल रहे हैं, हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कहाँ पे चल रहे हैं। तो रीजन क्या बताए कि ये जो फंड्स थे ये वॉलंटरी पब्लिक कंट्रीब्यूशन के थ्रू फाइनेंस करे गए थे, मतलब लोगों ने खुद इसमें पैसा डाला था। देन उसके बाद ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी नहीं उठाते हैं, यानी कि आर्टिकल नंबर 266 के अंदर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बोला है, जहां पे आपको पहले एडजर्नमेंट पास करनी पड़ती है, फिर जाके आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो बोला ये तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा नहीं है, तो मतलब ये डायरेक्ट कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आते। तो यहां से 2 सेक्शन हाईलाइट करेंगे, 2 रूल्स हाईलाइट करेंगे। वन इज रूल नंबर 41 क्लॉज 2 सब क्लॉज 8, और दूसरा है रूल नंबर 41 क्लॉज 2। ये तो सेम ही है दोनों जगह पे, एक जगह पे 8 याद रख लो, एक जगह पे 17 है, तो 8 और 17 ये सब सेक्शंस आ जाएंगे। लोकसभा के रूल्स में डायरेक्टली मेंशन करा हुआ है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर मनी विड्रॉ नहीं हुई है, आप उसके बारे में बीच में क्वेश्चन नहीं पूछोगे। तो फिर सवाल उठता है ये रूल नंबर 41 है क्या? तो लोकसभा के रूल ऑफ प्रोसीजर के अंदर इसे लिखा है। जब बोल रहे हैं ना रूल ऑफ प्रोसीजर, मेंस में डायरेक्टली आपके सिलेबस का पार्ट होता है रूल ऑफ प्रोसीजर, जिसमें आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, लोकसभा की प्रोसीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। 41 याद रखना। तो ये एमपीज को अलॉट करता है कि आप उन क्वेश्चंस को पूछोगे लोकसभा के अंदर जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के रहेंगे। अभी कौन से क्वेश्चन रहेंगे वो भी आगे बता रही हूँ, पर यहाँ पे एक कीवर्ड आ गया जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं और गवर्नमेंट जिनके ऊपर अपना काम करने वाली है, पॉलिसी फ्रेमवर्क जिन बेसिस पे करी हुई है। फिर आता है रूल नंबर जो 41 का क्लॉज 2 है और सब क्लॉज 8 है। इसमें क्या बोला? इसमें बोला ऐसे क्वेश्चन
जो ऐसे मैटर्स पे पूछे जा रहे हैं जिनका कंसर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है ही नहीं। पीछे करा ना क्लैरिफाई कि ये तो आता ही नहीं है रूल ऑफ प्रोसीजर के अंडर, तो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ के आप टाइम वेस्ट कर रहे हो सभी का। तो ये बोला रूल नंबर 41 क्लॉज 2 सब क्लॉज 8 कि वो जो क्वेश्चन है जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसर्न ही नहीं है उनको आप नहीं पूछ सकते। नंबर 1 ये जो रूल नंबर 41 क्लॉज 2 सब क्लॉज 8 है। उसके बाद आता है आपका सब क्लॉज 17। इसमें बोला कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अगर वो कंसर्न नहीं है, उसको आप नहीं पूछ सकते। जो 8 था उसमें क्या बोला, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसर्न नहीं है, यहाँ पे एक कीवर्ड आ जाएगा दैट इज बॉडीज, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो उनसे रिलेटेड नहीं है तो आप नहीं पूछ सकते। अगेन रीजन क्या बताया, वो वॉलंटरी बेसिस पे लोगों ने उसके अंदर फाइनेंसिंग करी थी। लग गया पता? तो कहां से ये बार बार बोल पाते हैं ऐसे कि हम नहीं डिटेलिंग देंगे, अभी और डिटेल में देखते हैं इसको। तो फिर कैसे क्वेश्चन पार्लियामेंट के अंदर पूछे जा सकते हैं? तो सबसे पहले तो जिनमें मतलब गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहेगी उनको आंसर करना पड़ेगा जब ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें कुछ कैटेगरीज आएंगी और स्पेशली जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा उन क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन मार्क होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी स्कीम के बारे में पूछ लिया, आपने इतना फंड एलोकेट करा था, कहाँ पे यूज करा, ये आंसर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बनेगी, क्यों? क्योंकि पैसा लिया था फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नंबर 2 आ गया गवर्नमेंट की एक्टिविटीज, अगेन परफॉर्मेंस बेस्ड, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पॉलिसी डिसीजन, कोई पॉलिसी शायद पिछले बजट में बोली थी, फंड एलोकेट हुआ था, बाद में उसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जैसे अभी बजट का टाइम आया तो दोबारा से आपने एक पॉलिसी भी पढ़ी होगी, बायो E3 पॉलिसी। नंबर 1 बजट के अंदर एक टर्म बताई थी फार्मेसी से एसोसिएटेड, बायोफार्मा शक्ति, और उसमें भी क्या बोला था कीवर्ड, बायोसिमिलर्स की मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो E3 है, एनवायरमेंट आ गया, इकोनॉमी आ गया, एम्प्लॉयमेंट आ गया, उसके साथ जुड़ा हुआ है, और बायो रिप्रेजेंट कर रहा है बायोटेक की फील्ड को, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को। तो इन पॉलिसीज के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है कि लेके तो आप पहले आए थे, आपने इंप्लीमेंट क्यों नहीं करा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हैं, या जहां पे गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है या अकाउंटेबल आंसर करने की जरूरत है। उसके बाद जो फर्स्ट आवर रहता है लोकसभा का, अब कुछ आवर्स भी आते हैं, जैसे क्वेश्चन आवर आता है, उसके बाद 0 आवर आता है, फिर उसके बाद फिर आता है आपका एक्चुअल में डिस्कशन वाला आवर, जहां पे बड़ी ज्यादा बहस भी चलती है। क्वेश्चन आवर 1 घंटे का रहता है। 0 आवर आपके रूल ऑफ प्रोसीजर के अंदर भी नहीं लिखा है, ना तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, ये मीडिया ने टर्म जनरेट करी थी। हाँ, मतलब वही मीडिया ने ये जनरेट करी थी 1960s के बाद में जैसे करी थी, तो उन्होंने ना 0 आवर बोलना शुरू करा और वो चल पड़ा। फिर जैसे न्यूज़पेपर में कई टर्म्स यूज करी जाती है ना, सारे उसी को मशीनरी में ले आते हैं। तो याद रखना 0 आवर अब कभी आपसे पूछ लिया जाए तो उसका मेंशन कहाँ पे नहीं है, रूल ऑफ प्रोसीजर के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही नहीं, खैर, और रूल ऑफ प्रोसीजर के अंदर तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन आर के ऊपर, जहां पे मेनली आपको 3 तरह के क्वेश्चन याद रखने हैं। सबसे पहले मैं लास्ट पे जाती हूँ, जो चौथे वाली कैटेगरी है, जहां पे लिखा है प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप जाओगे एज अ प्राइवेट एंटिटी और वहां पे वार्तालाप करके आ जाओगे। ये ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो मिनिस्टर नहीं है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं होते। तो आपको अब पता है जो ऊपर के 3 क्वेश्चन है, पहली प्रायोरिटी इनको दी जाएगी, ये वाले लास्ट में है। लग गया टाइम तो इनका भी सुन लेंगे, अगर नहीं लगा तो इसको इग्नोर करा जा सकता है, ठीक है, जो प्राइवेट मेंबर का रहता है। याद है ना, मेंबर्स पढ़े थे एक बारी जब आपको मैंने बिल्स करवाए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पढ़ा था आपने, देन फाइनेंस बिल के अंदर देखी थी 2 कैटेगरीज 1 एंड 2, फिर मनी बिल पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। तो वैसे ही वहां पे प्राइवेट मेंबर को लास्ट प्रायोरिटी दी थी ना। क्या बोला था कि जो प्राइवेट मेंबर का मुद्दा होगा, जैसे राइट टू डिस्कनेक्ट बिल आया था कि एक बार आप अपने ऑफिस से जा चुके हो, उसके बाद आपको किसी का रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट टू डिस्कनेक्ट। तो वो कौन लेके आया था? प्राइवेट मेंबर बिल फ्रॉम महाराष्ट्र, क्या नाम है उनका, नाम याद कर लेना, वो जो फीमेल थी, नाम नहीं ध्यान आ रहा मुझे। तो वो प्राइवेट मेंबर थी, तो लास्ट प्रायोरिटी दी थी ना उसको, तो कि ये वाले जो बिल हैं ये प्राइवेट मेंबर लेके आए, तो लास्ट में उठाए जा सकते हैं। अब क्वेश्चन आर तो 1 घंटे का होता है, अब उस 1 घंटे में अगर सारा टाइम ऊपर ही निकल गया तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। तो चौथे वाली कैटेगरी तो आप साइडलाइन कर दो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर 1 आ गया आपका स्टार्ट। ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपने ध्यान से सुनने। अब नंबर 1 इज स्टार्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिनके ऊपर लगा होगा स्टार, जिसको आप क्या बोलते हो, एस्ट्रिस्क मार्क भी बोलते हो। तो इसके साथ डिस्टिंग्विश करा जाता है। एक पूरा क्वेश्चन पेपर होगा और जहां जहां पे स्टार लगे हैं उनको क्या बोल दिया, स्टार्ड क्वेश्चन। अब जब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो ध्यान रखना
इसमें एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें आंसर ओरली मिले, मतलब बोल के ही मिले। मैंने पूछा, आपने बोल के ही आंसर करा। मैंने पूछा, मैं चाहती हूँ आप आंसर लिख के करो, तो वो अनस्टार्ड की कैटेगरी में चला जाता है। पहला डिफरेंस क्लियर? स्टार्ट वाले जो क्वेश्चन है, मैंने पूछा, आपने आंसर किया, मैं एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपको पहली वाली कैटेगरी के अंदर मिलेंगे। जैसे कभी कभी होता है ना कि मैंने पूछा कि स्वामित्व स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, बताना कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर, आपने बोल दिया पंचायती राज। अब मैं एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, ये सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है? सेक्टर, सेक्टर थी, बता के किया, फ्लैगशिप भी है और सेक्टर। मैंने क्या किया, यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो इसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री। पहली वाली कैटेगरी में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन का, कि एक का अगर थोड़ा सा इग्नोर भी कर दिया, उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन कर दी, तो सेम क्वेश्चन आप नहीं पूछोगे, पहली कंडीशन। दूसरा आ गया अनस्टार्ड क्वेश्चन। ये वाले जो क्वेश्चन होंगे, इसमें जो एमपी, जिसने, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट भी हैं, उन्होंने कोई सवाल पूछा, अब वो चाहते हैं कि मेरा जो आंसर है वो लिखित फॉर्म में आए, ठीक है, जो आंसर होगा वो रिटन फॉर्म में आएगा। और ध्यान रखना, इसमें कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये तो रिटन फॉर्म में आएगा। तो रिटन फॉर्म में आएगा तो कुछ टाइम भी देना पड़ेगा उनको लिखने के लिए। मिनिमम 10 दिन का या मैक्सिमम 15 दिन का टाइम चला जाता है, उतने दिन के अंदर अंदर ये लिख के आंसर करने होते हैं, तो ये रिटन फॉर्म में आएगा। थर्ड कैटेगरी आती है, हाँ ठीक है, थर्ड कैटेगरी आती है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये उन मैटर से रिलेटेड होते हैं जो बहुत अर्जेंट मैटर्स हैं, कि आपने बोला था पीछे ये वाली स्कीम इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए। जैसे जल जीवन मिशन की बात कर लेते हैं, उसको बोला कि जल्दी से इंप्लीमेंट करनी थी, सरकार ने बोला हमने तो कर दी, हर घर में हमने नलके लगवा दिए, बस पानी नहीं पहुंच पाया वहां पे, ये प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी सी, थोड़ा ग्राफ्ट केस आ गया। एनीवेज, यहाँ पे जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्टली पब्लिक मैटर के साथ एसोसिएटेड होंगे, जहां पे आपके बेनिफिशियरी यानी कि जनता इंपैक्ट हो रही होगी, तो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होंगे। अब सुनो, इनको ना 10 दिन के नोटिस के साथ ही अगेन दिया जाएगा। 10 दिन का नोटिस दिया हुआ है, और शॉर्टर भी हो सकता है, अगर जल्दी आंसर कर देंगे तो पहले भी दे सकते हैं। और जो आंसर करेंगे वो ओरल फॉर्म में होगा। पहले उन्होंने बना लिया अपने हिसाब से आंसर की क्या मुझे आंसर करना है, पर जब आएंगे वापस तो किस फॉर्म में बोल सकते हैं, ओरल फॉर्म में, मतलब बोल के कर सकते हैं, तो ये आ जाएंगे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन की कैटेगरी में। तो ये चलता है आपका क्वेश्चन आर। पहला आ गया स्टार्ट क्वेश्चन, जहां पे आंसर आपसे एक्सपेक्ट करा जाएगा इन द ओरल फॉर्म। क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आएंगे? यस। फिर आते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन, किस फॉर्म में आंसर करा जाएगा? रिटन फॉर्म के अंदर। फिर आते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, 10 दिन का टाइम यहाँ पे भी मिलेगा, आप आराम से आंसर बना लो। उसके बाद कैसे आंसर करना है? ओरल फॉर्म में। तो ये सारी चीजें रहती हैं जो क्वेश्चन के भी हाथ पे थी। अब एडमिसिबिलिटी कैसे होगी क्वेश्चन की लोकसभा के अंदर? तो सारे क्वेश्चन तो वैसे भी एडमिट नहीं करे जाते। अब एक ही घंटा है, कितने क्वेश्चन पूछ लोगे वहां पे? बनाए तो काफी सारे जाते हैं, पर उसमें से गवर्नमेंट की चॉइस रहती है कि कौन कौन से हमको पिक करने हैं, मतलब ज्यादा प्रायोरिटी हमने किसको देनी है। तो सारे सबमिटेड क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं करे जाते। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनल अथॉरिटी किसकी रहती है एडमिसिबिलिटी की? तो वो रहती है स्पीकर की। और बार बार ओपोजिशन ने यही बोला कि आप ओपोजिशन को बिठा देते हो और फेवर करते हो जो रूलिंग गवर्नमेंट है, तभी मोशन चला, वो सारे प्रोसीजर वगैरह आपने सुना। अभी तो स्पीकर जा रहे हैं बांग्लादेश, वहां पे बीएनपी पार्टी की सेटलमेंट होगी है, माइनॉरिटी। अब बांग्लादेश आप जाओगे तो हिंदू वहां पे माइनॉरिटी में काउंट होंगे, तो 2 इंपॉर्टेंट ऑफिशियो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से इंडिया को भी इनविटेशन गया था। यूनुस की बाय बाय आ गई आज, देखा फोटो? बड़े खुश हैं कि मैं जा रहा हूँ, अंदर से नहीं होंगे बेशक, पर आज उनकी आ गई है फोटो, जा रहे हैं ऑफिस से। चलो एनीवेज, अब ये जो 41 से 44 तक के रूल्स आते हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इसमें रूल्स एंड गाइडलाइन बताई हैं। वो जो ऊपर लिखा है कि स्पीकर डिसाइड करेंगे कि कौन से क्वेश्चन एक्सेप्ट करे जाएंगे, तो वो रूल नंबर या डायरेक्शन 10A के अंदर दी हुई है। जो डायरेक्शन से रिलेटेड रूल्स हैं वो आपको रूल नंबर 10A के अंदर मिल जाएंगी। एंड पास्ट प्रेसिडेंट, अब जो क्वेश्चन एक्सेप्ट करेंगे वो पिछली कोई जजमेंट आई होगी, पिछली कोई रूलिंग आई होगी, उसको मद्देनजर रखते हुए ही बताई जाती है। और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन यानी कि पार्लियामेंट के भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। मोटा मोटा अगर मैं बता दूं आपको, तो यहाँ से 41 क्लॉज 2 सब क्लॉज 8 रोमन्स में ही लिखना, नहीं तो भूल जाओगे, या और करके 8 भी लिख लेना ताकि याद करने में इजी रहे। और दूसरा आपका 17 आएगा, इसमें कुछ नहीं था, सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला था। नीचे एक बॉडी वर्ड एडिशनल आ जाता है, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जैसे फंड था, कोई इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में जब बात होती है तो नॉट ही आएगा दोनों के केस में, कि इनके कंसर्न में अगर नहीं है तो वो सवाल नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, तो ये रूल्स दोनों आपने याद रखने हैं। फिर आपने देखा कि कौन से क्वेश्चन एक्सेप्ट करे जाएंगे, वो कौन अलाउ करेगा? स्पीकर। तो कौन से रूल के अंदर ये डायरेक्शन दी है?
तो रूल नंबर 10A। अब ये आते हैं सवाल, आपने थोड़ा सा इनको कर लेना है। वैसे तो गाइडलाइन बहुत बड़ी होती है, ये करंट से ही आता है। कई बार आपसे ऊपर स्टार्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट डाल देगा और नीचे एक आपको लाइफ टाइम ट्रॉमा दे जाएगा कि रूल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। तो करंट में अगर किया होगा तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। फिर उसके बाद आती है कंडीशन फॉर एडमिसिबिलिटी। नंबर 1 तो वही पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, डिफेमेटरी मार्क्स नहीं होने चाहिए कि आप गलत फुलत बोलो, आप चाहो कि प्रोसीडिंग लंबी चलती जाए, ऐसे तरह का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जैसे कल आपको याद होगा सीपीआई वाला पढ़ा था हमने, बाद में कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए थे कि क्या क्या चीजें आपने याद रखनी ही रखनी है। तो वैसे जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा एडमिसिबल रहेंगे। और अगर ऑलरेडी कोई क्वेश्चन आंसर कर दिया गया है, बेशक वो थोड़ा वेग रह गया है, फिर भी आप उसको दोबारा से नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि वो रेपिटेशन होएगा ना तो टाइम वेस्टेज मानी जाती है, तो उसको नहीं पूछा जाएगा। और सीक्रेट मैटर जब आ गए तो उसको आप नहीं पूछ सकते। सीक्रेट मैटर जैसे डिफेंस के साथ कोई एसोसिएटेड है, कोई भी एनीथिंग जो सीक्रेटिव है, इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में नहीं जानी चाहिए, सीबीआई रॉ से रिलेटेड है, रॉ को कितना पैसा गया ये तो आप पूछ ही नहीं सकते, ठीक। तो ये सारी चीजें एडमिसिबल नहीं होंगी। कैबिनेट डिस्कशन, अगेन वो डिफेंस फोर्सेस या फिर आपकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरोज हैं उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अंदर डिस्कस हुई थी, उसके ऊपर आप सवाल नहीं पूछ सकते हो। क्या एडवाइस प्रेसिडेंट को दी गई, आप सवाल नहीं पूछ सकते। और प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस, किसकी एड पे काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये अंदर की बातें बोली कि इसके ऊपर आप सवाल नहीं कर सकते। और नॉट बी सब्ज्यूडाइज, सब्ज्यूडाइज का मतलब है यहाँ पे जिसके ऊपर कोई भी रूलिंग नहीं आई थी। कोई जैसे पीएम केयर्स वाला फंड था, इसके ऊपर कोई जजमेंट तो नहीं सुनी आपने, कोई रूलिंग नहीं सुनी, अभी तक वो कोर्ट्स में पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। तो जो तो पेंडिंग है, आपको भी पता है कि वो पेंडिंग पड़ी है रूलिंग, तो आप उसके ऊपर सवाल नहीं पूछोगे। तो मतलब जो मोटे मोटे रूल्स हैं वो ये वाले आ जाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एक्सेप्ट करे जाते हैं और मेनली कौन से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। देन आते हैं ग्राउंड्स फॉर डिसअलाउंस। अब यहाँ पे बोलता है कि क्वेश्चन को कब रिजेक्ट करा जाएगा। तो नंबर 1 तो ये अगर डिवाइसिव होगा, मतलब जिसकी वजह से सेपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी भावनाएं प्रोड्यूस हो रही है। देन उसके बाद डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और इंडिविजुअल केसेस, कोई एक पर्सन को उठा लिया आपने, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछने लगे कि इसके अगेंस्ट तो केस चला हुआ था, वैसे क्वेश्चन भी नहीं होंगे, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, जो तो दिनचर्या है वो तो वैसे ही चलेगी, किसने कितने बजे लंच करा वो मैटर नहीं करता है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। और जो भी दूसरी ज्यूरिस्डिक्शन के अंडर पड़ता है, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हो, आर्टिकल 324 पार्ट 15, वेरी गुड। तो ये इसको क्या पढ़ा था आपने कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इससे रिलेटेड आप यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करोगे। उसके अलावा कोर्ट्स का आ गया, तो कोर्ट्स आर्टिकल नंबर 50 याद रखना कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मस्ट बी सेपरेटेड। तो अगर सेपरेट होने चाहिए तो फिर यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप यहाँ पे नहीं पूछेंगे। जैसे प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एडवाइस ले सकते हैं, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको एडवाइस दे देते हैं, क्या वो बाइंडिंग होगी, नो। और वाइसा वर्सा भी सेम है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहते हैं मुझे प्रेसिडेंट से कोई एडवाइस लेनी है, वो भी ले सकते हैं, पर बाइंडिंग नहीं होगी, एडवाइस मर्जी है। और एडवाइस देनी है कि नहीं देनी है वो भी उनकी मर्जी है, कि मेरे पास है एडवाइस तो मैं दे दूंगी, नहीं है तो नहीं दूंगी, तो वो चीज आ जाती है। उसके बाद अब आते हैं कि क्या गवर्नमेंट जो बॉडी है प्री एम्प्टिवली किसी क्वेश्चन को पहले ही ब्लॉक कर सकती है। उनको पता है कि हाउस के अंदर आज ये वाला सवाल आने वाला है, तो क्या इसे ब्लॉक करा जा सकता है। तो अब देखो ये बिल्कुल अनयूजुअल है, कोई ऐसा मुद्दा ले आए उसके ऊपर ही सबकी डिस्ट्रैक्शन चलेगी। यूजीसी के बारे में सुना इतने दिन से किसी ने कुछ, अब एक ही 2 दिन आया था मैक्सिमम जब वो प्रोटेस्ट एंड ऑल चला, फिर ये सेशन आ जाता है बीच में, फिर बजट के अराउंड घूम रहे थे, फिर बजट बोला कि इतना अच्छा नहीं आया, फिर बोला कि बार बार ऐसे मत बोलो कि बजट अच्छा नहीं आया, नहीं तो फिर कैंपेन शुरू हो जाएंगी कि बजट बहुत अच्छा आया है। तो क्या हुआ, मिस डायरेक्शन होगी। तो ये तो अनयूजुअल ही रहेगा, प्रोसीजर के हिसाब से चलना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन कॉज कर दिए तो वो अनयूजुअल सर्कमस्टांस बनेगा। तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है कि गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकती है, नहीं कर सकती है, इनडायरेक्टली तो कर सकती है। बोलते हैं ना कई बार मेन मुद्दे चलते हैं कंट्री के अंदर, तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को ज्यादा हाईलाइट करना शुरू करवा दिया जाता है। तो अनयूजुअल है, इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेगा। देन की पॉइंट, जैसे केस बाय केस बेसिस भी हो सकता है, जहां पे आपने देखा कि ना आपने क्या किया, कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट को रिजॉल्व नहीं करा, आपने कोई टॉपिक ही बंद कर दिया कि इसके ऊपर बात ही नहीं करनी है। आफ्टर दैट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या करी जाती है, स्पेसिफिक जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होते हैं उनको उठा लिया जाता है, बाकियों को इग्नोर कर दिया जाता है। क्योंकि देखा आपने पीछे स्पीकर के पास डायरेक्शन थी 10A के अंदर कि मैं अलाउ करूंगा कि कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कौन से नहीं पूछे जाएंगे।
और ऐसे नहीं होता कि डायरेक्टली बोला जाएगा कि इस टॉपिक को हम बैन कर रहे हैं। अब जैसे पीएम केयर्स फंड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने डायरेक्टली बंद नहीं कर दिया कि मेरे को आंसर ही नहीं करना है। उन्होंने हाईलाइट करा रूल ऑफ प्रोसीजर को कि उसका रूल नंबर 41 क्लॉज 2 सब क्लॉज 8 एंड सब क्लॉज 17 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा हुआ है। तो मतलब इनडायरेक्ट बैनिंग हुई टॉपिक की, डायरेक्टली नहीं करा जा सकता कि हम अब बायकॉट करते हैं कि इसका आंसर हमको करना ही नहीं है। क्वेश्चन वो उठा लिया गया पर आंसर कैसे करा गया, घुमा के थोड़ा सा, तो डायरेक्ट बैनिंग नहीं होती है। क्रिटिसिज्म आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ चीजों में कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी है, वही इसका क्रिटिसिज्म भी निकल के आता है। अब तीनों को इंडिविजुअली देख लो, जो 3 कैटेगरीज प्राइम मिनिस्टर ने शुरू में बोली। नंबर 1 इज पीएम केयर्स फंड, जो कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, और याद रखना गवर्नमेंट इसको आरटीआई एक्ट 2005 के दायरे में नहीं रखती। तो जो आपने 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे के बारे में पढ़ा था, वहां पे ये पर्सनल इंफॉर्मेशन के दायरे में आता है। अगर पब्लिक इनसे सवाल पूछेगी, ये आंसर करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि पहले बोल दिया ये आरटीआई 2005 के अंडर है ही नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर है ही नहीं। और इवन जब ये क्वेश्चन मार्क 2021 के टाइम की बात है, ये जब ये क्वेश्चन उठाया गया, पिटीशंस चली, ये जो पैसा है ये तो मिसयूज हो रहा है, पब्लिक में मिसट्रस्ट जनरेट कर रहा है कि आंसर ही नहीं कर रहे, रूलिंग रहेगी सब्जुडाइज। सब्जुडाइज मतलब कोई भी रूलिंग नहीं आई, कोई भी जजमेंट नहीं आई फ्रॉम द जुडिशरी, तो ये तो सब्जुडाइज है। और पीछे रूल ऑफ प्रोसीजर ने क्या बोला, कोई भी क्वेश्चन जो सब्जुडाइज कैटेगरी के अंदर आता है वो तो आप पूछ ही नहीं सकते, हो गया ना, तो ये इनडायरेक्टली तो बैन हो गया, आप ये सवाल नहीं पूछ सकते थे। उसके बाद ये कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे बना था, और इसका मेन पर्पस क्या था कि कोई भी ऐसा पेंडेमिक आता है, मतलब ऐसी कोई डिजीज आ जाती है, तो उसके साथ फाइट करने के लिए हम ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और ये एंटायरली वॉलंटरी पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन थी, लोगों ने बढ़ चढ़ के यहाँ पे ठीक ठाक पैसा डाला था, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा इसके अंदर नहीं डाला गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में भी ये नहीं आया। एंड ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो मेन 4 दोस्त थे प्राइम मिनिस्टर, एक तो नरेंद्र मोदी खुद थे, राजनाथ सिंह थे, अमित शाह थे और निर्मला सीतारमन थे, तो उन चारों को ही पता था कि कितना अमाउंट इसके अंदर आया है। बाकी तो बोल दिया कि आरटीआई के अंडर ये है नहीं, और इसको आप क्वेश्चन में नहीं पूछ सकते क्योंकि ये सब्ज्यूडाइज है। सब्ज्यूडाइज मतलब इसके ऊपर तो रूलिंग ही नहीं आई थी, तो आप वो क्वेश्चन तो रूल ऑफ प्रोसीजर के अंदर अलाउड ही नहीं है, तो आप कैसे पूछ रहे हो उसको, हो गया ना रिजेक्ट टॉपिक। तो इनडायरेक्टली करा, पूरे टॉपिक को बैन नहीं करा, तो वही चीज पीछे बताई थी कि डिसअलाउंस कैसे करी जा सकती है किसी भी सवाल की। फिर आता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो है पर पब्लिक चैरिटी है, जो पैसा आया है वो सर, यही बोला था, क्रिटिसिज्म इसी बात का हुआ था कि जब सरकार इकट्ठा कर रही है पैसा तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ रहा है, पर इन्होंने बोला कि आप सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि ये आरटीआई के अंडर नहीं है। अब ये आरटीआई के अंडर ही नहीं है तो पब्लिक तो आरटीआई के अंडर ही सवाल पूछ रही थी आपसे। हाँ, तो वही हुआ है ना, ये पता ही है आपको क्या क्या हुआ इसके पीछे, बाद में करते हैं इसको डिस्कस, मतलब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आप सभी को ही पता है इसके बारे में, है ना, कोई ऐसा जिसको नहीं है पता। मतलब आरुष का तो लास्ट में उठाऊंगी ये वाला सवाल, बाकियों को पता है ना इसका, आपको भी नहीं है पता, बस लास्ट में दोनों रुक लेना, ठीक है। उसके बाद आपको तो पता है वासु, कल परसों जब मैंने इसके बारे में बताया था, आपने बोला था ये तो फ्रॉड था, आपने बोला था कि नीतीश ने बोला था, अच्छा नीतीश ने बोला था, चलो आपको भी नहीं है पता, फिर दोनों लास्ट में। ओके, उसके बाद आते हैं पीएम नेशनल रिलीफ फंड, ये 1948 में जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। अब देखो 1947 कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, अब हमारा जो मेन पर्पस था वो थोड़ी स्टेबिलिटी मेंटेन करना था। अब हमें एक ऐसा रिलीफ फंड चाहिए था जो पार्टीशन के टाइम पे इतने सारे रिफ्यूजीज आने जाने लगे। जब आप सिटीजनशिप के बारे में पढ़ोगे ना पॉलिटी के अंदर, पार्ट नंबर 2 उसके जो शुरू के आर्टिकल्स आएंगे, जैसे आर्टिकल नंबर 5 बोलता है कि आपको सिटीजनशिप मिलेगी ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कुछ लोग ना डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इंडिया में रहना है कि पाकिस्तान जाना है, तो कभी आने लगे कभी जाने लगे, तो रिफ्यूजी बन गए ना, कईयों को फिर कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही थी, तो बोला उनको भी तो कुछ फंड्स एलोकेट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए एक फंड बन जाते हैं। पर याद रखना ये आरटीआई स्टेटस इसका कॉन्टेस्टेड था, ये बीच में ही रह गया था, आज के टाइम पे आप ज्यादा नहीं सुनोगे एनआरएफ वगैरह के बारे में। ओरिजिनल पर्पस क्या था, तो जो रिफ्यूजीज इतना ज्यादा नंबर इंक्रीज हुआ था ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस का टाइम, जब पार्टीशन हुआ था 2 कंट्रीज का, तो उस टाइम पे इसको बनाया गया था। और रिलीफ देना जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, जैसे फ्लड्स आ जाते हैं, साइक्लोन, अर्थक्वेक, बीच बीच में आए भी ये सारे, उस टाइम पे आप इस फंड के बारे में भी सुनते थे। और एक डिबेट जब पीएम केयर्स फंड 2020 कोविड-19 के बाद आता है, तो इसको लेके डिबेट हुई थी कि आपके पास ऑलरेडी है तो है नेशनल रिलीफ फंड, उसी में से पैसे को यूटिलाइज करो, दूसरी चैरिटी का आप अकाउंट क्यों ओपन करवा रहे हो, तो इसी के साथ वो डिबेट भी बनी थी। एंड जो विक्टिम होंगे मेजर एक्सीडेंट या राइट्स वगैरह हुए, तो उस टाइम पे फाइट्स हुई, लोगों की डेथ हो जाती है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ था।
ये भी वॉलंटरी पब्लिक कंट्रीब्यूशन के थ्रू ही फंडिंग लेता था, पर इसका जो आरटीआई स्टेटस है वो कंटेस्टेड है अभी तक और सब्जुडाइज है, मतलब वो भी इसके ऊपर कोई रूलिंग नहीं आई थी, कोई प्रॉपर जजमेंट आपको नहीं दिखाई देगी। अब आरटीआई तो 2005 में आया था, सवाल तो उससे पहले भी पूछे जा रहे थे, पर उस टाइम पे एक डेजिग्नेटेड बॉडी बना दी, एक स्टैट्यूटरी एक्ट ले आए हम, दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। अगला आता है एनडीएफ। जितने भी अभी आपने दो फंड्स पढ़े उसमें एक में देखा कि वो तो आरटीआई के अंडर आता ही नहीं है, दूसरे पे क्वेश्चन मार्क रह गया सब्जुडाइज की कैटेगरी में। तीसरा जो आएगा एनडीएफ, नेशनल डिफेंस फंड, ये आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर कवर किया जाता है, ये वाला किया जाता है। नाम से पता लग रहा है डिफेंस की बात हो रही है, यानी कि आर्म फोर्सेस जो पर्सोनल हैं या उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनसे रिलेटेड ये फंड है। जैसे कि कोई मार्टायर हो जाता है तो उनको फंड एलोकेट वगैरह जो करा जाएगा वो इस वाले फंड से करा जाता है। इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आ जाती हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठती है जो एडमिनिस्ट्रेशन करती है और चेयरपर्सन खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये भी वॉलंटरी पब्लिक कंट्रीब्यूशन से ही बनाया गया था, पर ये आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर आता है। आप सवाल पूछोगे इसके ऊपर आंसर दिया जा सकता है। तो यही वाला एक फंड जिसके ऊपर आरटीआई अलाउ करी हुई है कि आप सवाल पूछ सकते हो।